नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके पास में वर्णांधता के बारे में। किसके बारे में? वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था, हीमोफीलिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया था और यह भी बताया था कि लिंग संलग्न वंशागति होती क्या है, यह भी इंफॉर्मेशन आपको पूरा अच्छे से दे दिया था। तो यहां पे आपके पास में क्या चीज आ रही है? यहां पे मेरे पास में जो कंटिन्यूअस मैनर में आ रहा है वो है वर्णांधता। वर्णांधता सेकंड नंबर पे बीमारी की बात कर रहा हूं, एक नंबर में ऑलरेडी पढ़ा चुका था। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। अच्छा, एक बात आपको बता देता हूं, इसकी जेनेटिक्स जो है यानी वंशागति विश्लेषण जो है इसका और हीमोफीलिया का, दोनों का क्या है? सिमिलर है। ठीक है, दोनों का क्या है? सिमिलर है। जो केस हीमोफीलिया के अंदर पड़े थे, अभी बता भी दूंगा आपको यहां पे, वही केस सेम किसके अंदर आएंगे? कलर ब्लाइंडनेस के अंदर भी आएंगे। लेकिन यहां पे वही है, एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है ये आपके पास में, ये भी आपके पास में। इसमें पीड़ित व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति वर्णांध कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णांध कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। हम लोग क्या कहते हैं? इस व्यक्ति को वर्णांध कहेंगे। ठीक है ना। भिन्न भिन्न लोगों में अलग अलग प्रकार की वर्णांधता पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलती है लाल हरे रंग की वर्णांधता, मतलब रोगी व्यक्ति, जैसे मैं लिख देता हूं पहले, सबसे अधिक लाल हरे रंग की वर्णांधता देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे अधिक लाल हरे रंग की वर्णांधता देखने को मिलती है, मतलब रोगी व्यक्ति लाल और हरे कलर में भेद करना भूल जाएगा। ठीक है, कि कौन सा कलर है, लाल है या हरा, उसको नहीं पहचान में आएगा। सिग्नल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। सिग्नल पे लाइटिंग होता है, रेड और ग्रीन लाइट होता है, आपको पता है, ये इंफॉर्मेशन आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, है ना। तो ये चीज है आपके पास में। इनमें क्या चीज हो सकती है बेटा? और आपके पास में लाल और हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको पता है मनुष्य के एक्स गुणसूत्र पर कोन्स बनाने के जीन मिलते हैं। आपको बता देता हूं, नेत्र होता है, यहां पे बताना पड़ेगा आप लोगों को मेरे को। नेत्र जो होता है उसकी जो रेटिना होता है, रेटिना दृष्टि पटल जिसको अपन कहते हैं, वहां पे दो प्रकार की कोशिका पाए थे, शंकु और शलाका। ठीक है, क्या मिलता है? एक तो शलाका, एक मिलता है शंकु। इंग्लिश भाषा के अंदर शलाका को रोड्स कहते हैं और इसको कहते हैं कोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोन्स कहते हैं। ये रोड्स है और ये कोन्स है। अभी देखिए, जो शंकु होता है वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। शंकु कोशिकाएं होती है एक तरह की, शंकु सेल्स होती है, ये भी सेल्स होती है, शलाका कोशिकाएं होती है। इनमें क्या होता है? ये रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। मतलब अपन को जो कलर दिखाई देता है वो कोन्स की वजह से दिखाई देता है। अब ये भी कलर का देखना भी एक लक्षण है, तो यानी कि कोन सेल के यानी रंग के लिए जो जीन होते हैं, ये जीन प्रेजेंट होते हैं एक्स गुणसूत्र के ऊपर। किस पे? एक्स गुणसूत्र पर। निकल गया यहां पे, ठीक है ना, लिंग गुणसूत्र इन्वॉल्व हो गया। एक्स गुणसूत्र पर कोन्स को बनाने के जीन पाए जाते हैं, इसलिए हम यहां लिखेंगे क्या? एक्स गुणसूत्र पर कोन्स को बनाने के जीन पाए जाते हैं। एक्स गुणसूत्र पर कोन्स को बनाने के लिए जीन पाए जाते हैं। ये जीन रेटिना में रंग विभेद कोशिकाएं करने वाली यानी कोन सेल्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं। कौन से जीन? जो एक्स गुणसूत्र पे मिल रहे हैं, जो कलर यानी कोन्स को बनाने के लिए। कौन सेल? कौन सी सेल? शंकु कोशिका। शंकु कोशिका को निर्मित करने के लिए जीन कहां मिल रहे हैं? एक्स गुणसूत्र पे। ठीक है, शंकु कोशिका निर्मित होगी तो जाकर के कलर दिखेगा, अन्यथा कलर ही नहीं दिखेगा, है कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखना।
एक्स गुणसूत्र पर कोन्स को बनाने क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं आपके पास में, ठीक है ना। ये आपको यदि इस जीन के स्थान पर इसका अप्रभावी विकल्प आ जाए, मतलब जहां पे जीन है इसके ऊपर क्या आ जाए, इसका अप्रभावी विकल्प आ जाए और वो साला प्रभावी हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, रंग विभेद कोशिका करने वाले का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। यदि इस एक्स गुणसूत्र पर क्या हो जाए, अप्रभावी विकल्प आ जाता है, तो रंग विभेद करने वाली कोशिका यानी शंकु कोशिका का निर्माण संभव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है, वर्णांधता का रोग हो जाता है। ये रोग भी पुरुषों में अधिक होगा, क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। जैसे मैंने हीमोफीलिया में बताया था, आपको दिखाऊंगा, हीमोफीलिया भी मेरे पास पड़ा है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि यहां पे आपके पास में क्या होता है कि यह रोग अधिकतम पुरुषों में होता है। क्यों होता है पुरुषों के अंदर, क्योंकि पुरुषों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। मैंने कहा ना, जेनेटिक्स जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की यानी वर्णांधता की सेम है, जेनेटिक्स में कोई विभेद नहीं है, एज इट इज है जेनेटिक्स सारा का सारा। तो यहां पे जो मैंने जेनेटिक्स बताई थी, वंशागति केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये सारा का सारा सिमिलर रहेगा। किसके अंदर, आपके पास में वर्णांधता के अंदर एकदम सिमिलर रहेगा, ठीक है ना। ये चीज आपको यहां पे दिमाग में रखनी होगी। अगर मैं आपको केस की बात करता हूं तो सेम जहां पे आप लोग, जैसे मैं आपको इन्हीं केस के अंदर समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मैं वंशागति की बात करूं इसके अंदर, तो मैं हाइलाइटर ले लेता हूं क्योंकि मेरे पास में अभी वही काम आएगा। जहां पे मैंने लिखा है सामान्य नर वाहक स्त्री, जहां जहां मैंने हीमोफीलिया लिखा है वहां वहां आपको वर्णांधता लिखना होगा। पिछला वीडियो देखिएगा मेरा आप लोग अच्छी तरीके से। जहां जहां मैंने हीमोफीलिया लिखा है वहां वहां आपको वर्णांधता लिखना होगा। जहां जहां पे मैंने एच लगाया है एक्स क्रोमोसोम पे यानी एक्स गुणसूत्र पे, वहां वहां आपको सी लगाना होगा, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, नॉट कैट, ठीक है ना। तो यहां पे एक केस मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे वर्णांधता के अंदर, तो केस नंबर, अच्छा सॉरी हाइलाइटर सिलेक्टेड था मेरे पास में, आई रिपीट अगेन, मैं आपके पास में यहाँ पे चीजें क्या ध्यान रखनी है, वही बॉक्स याद रखिएगा आप लोग जो मैंने उसमें भी बनाया था, यहां पे भी काम में आएगा कि अगर एक एक्स और एक एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस है तो ये है वाहक स्त्री। अगर ये एक्स कलर ब्लाइंडनेस और एक्स कलर ब्लाइंडनेस है तो ये है आपके पास में क्या, प्रभावित स्त्री। क्या आपके पास में प्रभावित स्त्री। अगर ये एक्स वाई के ऊपर यहां पे आ रहा है तो ये है आपके पास में प्रभावित नर। नर कभी भी वाहक हो ही नहीं सकता। यही 3 कंडीशन हीमोफीलिया में बताई थी, यही 3 कंडीशन यहां बता रहा हूं आपके सामने, बार बार बोल रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे हो। सेम चीज है आपके पास में केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या आ रहा है आपके पास में, अगर मैं कहता हूं कि एक्स, एक ही केस बता रहा हूं क्योंकि सिमिलर है, सारे केस सिमिलर है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर एक सामान्य नर है, इसका विवाह अगर एक वाहक स्त्री के साथ हो जाए तो क्या प्रभावित होगा, एक्स वाई, और इधर क्या आ गया, एक्स और एक्स के ऊपर सी लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए जेनेटिक्स को, इसका क्रॉस इससे कराया तो क्या आया, एक्स और एक्स, इसका क्रॉस से कराया तो क्या आया, एक्स और इधर आ गया सी, आ गया वाहक स्त्री या नहीं आई है। सिमिलरली अगर मैंने इसका क्रॉस इससे करवाया तो क्या आया, एक्स वाई, और इसका क्रॉस इससे कराया तो क्या आया, एक्स वाई, यहां पे सी आ गया। यानी अब देखिए इनका परिणाम वही परिणाम है जो हीमोफीलिया का था, बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं मैं आपके सामने, वही परिणाम है जो किसका था, हीमोफीलिया का था। यानी कि यहां पे कौन अफेक्टेड हुआ, नर प्रभावित हुआ है। कौन प्रभावित हुआ है, नर प्रभावित हुआ है। यहां पे कौन प्रभावित हुआ है, वाहक स्त्री है ये, और ये दोनों, ये सामान्य स्त्री, ये सामान्य नर है। तो अगर आपको एग्जाम में हीमोफीलिया की जेनेटिक्स पूछता है तो आपको वहां पे क्या करना होगा कि जहां पे, सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस की जेनेटिक्स पूछता है, वर्णांधता की, तो जहां पे आपने एच लगाया था हीमोफीलिया के केसेस में, वहां पे आपको एच की जगह सी लगाना होगा, और बाकी जेनेटिक्स सेम है क्योंकि ये भी एक्स संलग्न अप्रभावी जीन डिसऑर्डर है, ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। तो ये आपके पास में किसके बारे में, वर्णांधता के बारे में बातचीत थी जो मैंने आपके सामने पेश की है, ठीक है। अब हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल 2 बीमारियां रही है, जिसमें से अगली इंपॉर्टेंट बीमारी, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी, इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया।
सिकल सेल एनीमिया, ये आपके पास में आ रहा है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या रहेगा? सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्ताल्पता बोलते हैं इसको। सबसे पहले एक एक शब्द का मतलब पता रहे। एनीमिया क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी। क्या होता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या कहते हैं अपन लोग? एनीमिया कहते हैं। मतलब अगर अनीमिया है दैट मीन्स आपके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी है। और सिकल सेल से क्या तात्पर्य है? सिकल सेल से तात्पर्य है तर्कु रूपी। सामान्यतः जो आरबीसी होती है, सामान्यतः जो आरबीसी होती है वो गोल या बाइकॉन्केव होती है। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर सामान्यतः ऐसी है आरबीसी या सामान्यतः ऐसी होती है आरबीसी। ठीक है, ये ऐसी होती है आरबीसी सामान्यतः, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी कैसी हो जाती है? ऐसी। इसी को सिकल सेल बोलते हैं, ये आकृति को ही सिकल बोला जाता है। ठीक है ना, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? सिकल सेल एनीमिया। क्या पड़ा है? सिकल सेल एनीमिया। मतलब इस शेप की वजह से मैं इसको बोलता हूं यहां पे सिकल सेल है ये। ठीक है, आरबीसी का आकार कैसा होता है? सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। इसमें लिंग गुणसूत्र इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब इसका जो जीन होता है वो लिंग गुणसूत्र के ऊपर कतई नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। इस बीमारी में आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? आरबीसी का आकार सिकल सेल जैसा हो जाता है। ठीक है, कैसा होता है? सिकल सेल जैसा हो जाता है आरबीसी का आकार। ये बात आप यहां पे दिमाग में रखिएगा अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक वंशानुगत होती है, ये तो है ही है। ऑटोसोम जीन में उत्परिवर्तन के कारण, मैंने बता दिया आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके पास में। यह अलिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र नहीं होगा, अलिंग गुणसूत्र में जीन उत्परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है, अलिंग गुणसूत्र में जीन उत्परिवर्तन। अभी सारा जीन उत्परिवर्तन में भी कौन सा उत्परिवर्तन? बिंदु उत्परिवर्तन की वजह से होने वाला विकार है। ये क्वेश्चन आता है, बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? इसकी वजह से होने वाले एक विकार का वर्णन कीजिए, उदाहरण दीजिए। तो जीन उत्परिवर्तन में भी कौन सा स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं आपके पास में? बिंदु उत्परिवर्तन। कौन सा आ जाएगा? बिंदु उत्परिवर्तन की वजह से। अब ये बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? यहां पे भी रगड़ा आ गया। जब हम डीएनए को पढ़ते हैं तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। वह क्षारक क्या करते हैं आपके पास में? यहां पे प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं। अगर क्षारकों के अंदर केवल एक क्षारक के अंदर बदलाव आ जाए तो क्या हो जाता है? उसको बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। कैसे समझना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा। अगर मैं एक डीएनए की बात करता हूं या आरएनए की बात कर सकता हूं मैं आपके पास में, तो डीएनए मेन 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक होती है 5 कार्बन शर्करा, ठीक है, एक होता है नाइट्रोजन क्षारक, और एक होता है आपके पास में H3PO4। जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास में प्यूरिन और एक होता है आपके पास में क्या? पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर 2 होते हैं, एक होता है एडिनिन और एक होता है आपके पास में ग्वानिन। पिरिमिडीन के अंदर, डीएनए के अंदर तो 2 ही होते हैं, साइटोसिन, एक होता है आपके पास में क्या कहते हैं उसको? थाइमीन। लेकिन जब आरएनए पढ़ता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? यूरेसिल भी आ जाता है। क्या आ जाता है? यूरेसिल भी आ जाता है। तो ये जो क्षारक दिख रहे हैं इनको शॉर्ट में लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं जी, इसको लिखते हैं सी, टी एंड यू। समझ गए? अब जेनेटिक्स क्या कहती है? जेनेटिक्स कहती है कि डीएनए से सदैव डीएनए का निर्माण होता है रेप्लिकेशन के द्वारा। रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृतिकरण। फिर डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। कौन बनता है? प्रोटीन बनता है। आरएनए में भी सबसे स्पेसिफाई आपके पास में कौन सा? एमआरएनए। कौन सा रहेगा? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए।
डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाना क्यों जरूरी होता है? ताकि आगे प्रोटीन बन सके। क्या बन सके? प्रोटीन बन सके। समझना, कॉन्सेप्ट कैसे निकलेगा वो देखना। डीएनए से आरएनए बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आरएनए से आगे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो डीएनए क्या करता है? डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर है, केंद्रक के अंदर है। आपके पास में डीएनए अपना जितना भी इंफॉर्मेशन है, क्या है? इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन? कैसा इंफॉर्मेशन? प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? एमआरएनए को। किसको देगा? एमआरएनए को। फिर एमआरएनए उससे किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। यानी कि प्रोटीन को निर्माण करने की इंफॉर्मेशन तो डीएनए से ही आ रही है भाई, है ना। अब ये जो डीएनए इंफॉर्मेशन दे रहा है इसको, यहां पे जो आपको मैं समझा रहा हूं, यहां पे ये डीएनए इंफॉर्मेशन हमेशा क्या करता है? कोड में देता है। किसमें देता है? कोड। और जो कोड होता है वो बनता है नाइट्रोजन क्षारकों से। किससे बनता है? नाइट्रोजन क्षारकों से। मतलब डीएनए इंफॉर्मेशन देगा एमआरएनए को कोडोन की फॉर्म में, और कोडोन किससे बना है? क्षारक से बंधा है। ठीक है, और एमआरएनए के ऊपर क्या होंगे? आपके पास में कोडोन उपस्थित होते हैं। प्रत्येक कोडोन अलग अलग अमीनो अम्ल का संश्लेषण करने के लिए सहायक होता है। अमीनो अम्ल का संश्लेषण क्यों करना है? क्योंकि अमीनो अम्ल जब बहुत सारे बनेंगे, जुड़ेंगे, तभी तो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन की सबसे सरलतम इकाई तो साला अमीनो अम्ल ही है कि नहीं। तो ये भी चीज आपको दिमाग में रखना है या नहीं रखना है? ये भाई आपको स्पष्ट रखना है। देखिए, अब मान लीजिए एमआरएनए है, 5 से 3 की डायरेक्शन होता है इसका। अब यहां पे कोडोन मिल जाएंगे, ए यू जी, जी ए जी, जी यू जी, ए यू ए। ये क्या आपके पास में? कोडोन है। क्या है? कोडोन। कहां से आए? डीएनए से आए। क्या काम होता है इनका? अमीनो अम्ल का सिंथेसाइज करना, यानी संश्लेषण करना, जिससे क्या हो सके आपके पास में? जिससे प्रोटीन का निर्माण हो सके। क्या हो सके? प्रोटीन का निर्माण हो सके। समझ गए मेरी बात को अच्छे से? ये कोडोन फिक्स होते हैं, 64 कोडोन होते हैं जो एमआरएनए के ऊपर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। सालों का सीक्वेंस भी फिक्स होता है, इसलिए हर एक कोडोन अपने अपने पर्टिकुलर अमीनो अम्ल का संश्लेषण करवाने के लिए सहायक होता है। तो अमीनो अम्ल की श्रृंखला भी निर्धारित होती है इन कोडोन के ऊपर आधारित। क्या होता है? इन कोडोन के ऊपर आधारित होती है। ये सब आप लोग जेनेटिक्स के अंदर 11वीं क्लास के अंदर है अपने पास में, वो आप पढ़ लेना, नहीं तो सीबीएसई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये जो कोडोन है वो पर्टिकुलर अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं, जिससे क्या हो? आगे प्रोटीन बन सके। समझ लो। तो इन कोडोन के बीच में क्या होता है कि बदलाव आ गया। जैसे कि अगर एक कोडोन है GAG, क्या ये GAG नाम का कोडोन है, बिंदु उत्परिवर्तन हुआ और ये हो गया GUG। क्या बदलाव हुआ? केवल एडिनिन की जगह पे यूरेसिल ही तो आया, लेकिन इसके आने की वजह से GAG मान लो वेलिन नाम के अमीनो अम्ल को कोड कर रहा था, वेलिन नाम का अमीनो अम्ल को संश्लेषित कर रहा था, और GUG ग्लूटामिक अम्ल को, किसको? ग्लूटामिक अम्ल नाम के, यानी ग्लूटामिक एसिड नाम के अमीनो अम्ल को कोड कर रहा था, यानी संश्लेषित कर रहा था। ठीक है, तो जब GAG कन्वर्ट हो गया GUG के अंदर, या GUG कन्वर्ट हो गया GAG के अंदर, तो एक नंबर पे यदि जहां पे वेलिन था और ये यहां पे GAG कन्वर्ट हो गया GUG में, तो 6 नंबर पे क्या हो, मतलब मान लो इस नंबर पे भी क्या हो जाएगा? जो चेंज हो रहा है उसके अनुसार क्या आ जाएगा आपके पास में? अमीनो अम्ल आ जाएगा। कहने का मतलब GAG अगर GUG में कन्वर्ट हुआ है तो यहां पे GAG है, और यहां पे भी मतलब जैसे अपन एक नंबर पे अपने पास में कोडोन है वो है GAG, और 6 नंबर पे है GUG। ठीक है, क्या है? 6 नंबर पे GUG, मान लेते हैं ऐसा। तो अगर ये जो आपके पास में है, तो ये अगर इसमें कन्वर्ट हो गया तो एक नंबर पे भी क्या आ गया? GUG, और 6 पे भी क्या आ गया? GUG। अब जो GUG ग्लूटामिक अम्ल को कोड कर रहा था वो 6 नंबर पे आना चाहिए, वो 1 नंबर पे आ गया, तो श्रृंखला क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी प्रोटीन को बनाने की, है ना।
यह होता है बिंदु उत्परिवर्तन। एक क्षार में यदि कोई बदलाव आ जाता है या एक क्षार अगर डिलीट हो जाता है या एक क्षार जुड़ जाता है तो यह उत्परिवर्तन कैसा होता है? बिंदु उत्परिवर्तन होता है। सिर्फ एक क्षार में, एक जोड़ा भी नहीं, एक क्षार में अगर चेंज आता है तो वो होता है आपका इसमें क्या? बिंदु उत्परिवर्तन। आई बात समझ में? अब बिंदु उत्परिवर्तन को सिकल सेल एनीमिया से क्यों कोड कर रहे हैं हम लोग यहां पे? तो सिकल सेल अनीमिया, अनीमिया में होता है आपके इसमें, जैसे बताया कि हीमोग्लोबिन की क्या होती है आपके इसमें? कमी होती है। किसकी कमी होती है? हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का जो है वो क्या है आपका इसमें? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ये हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है आपका इसमें हीम और एक होता है आपका इसमें ग्लोबिन। हीम जो होता है वो तो आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है, और ग्लोबिन होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ग्लोबिन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन। समझे? तो अब प्रोटीन को कौन बनाएगा भाई? प्रोटीन को बनाएगा आपके पास में कोडोन। अगर कोडोन में बदलाव हुआ तो प्रोटीन की श्रृंखला बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी भाई, है ना? तो इसको इसलिए यहां से हमने कोरिलेट किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को कि ये एक ऑटोसोमल जिन हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में होता है चेंज। मैं आपको फिर से हीमोग्लोबिन का क्लासिफिकेशन बताना चाहूंगा क्योंकि यहां पे मेन खेल हीमोग्लोबिन का ही है। ये क्या लिखा हमने? हीमोग्लोबिन। अभी दोहराया, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीम एक आयरन है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन की 4 श्रृंखलाएं पाई जाती है, 2 प्रकार की, अल्फा चेन प्रोटीन की और बीटा चेन। अल्फा चेन 2 होती है, अल्फा 1, अल्फा 2। बीटा चेन 2 होती है, बीटा 1 और बीटा 2। समझ गए मेरी बात को? ये 4 चेन मिलती है इसके अंदर। इसमें बीटा 2 चेन होती है, वो मेन इन्वॉल्व होती है, लेकिन अपन यहां पे 2 अलग से नहीं लेते हैं। यहां पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में छठा अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल, कौन सा? छठा अमीनो अम्ल क्या है आपका इसमें? ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वेलिन ले लेता है। कौन ले लेता है? वेलिन ले लेता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो यहां पे जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं क्या होगा आपके इसमें, पहले देखिए कि बीटा हीमोग्लोबिन की श्रृंखला में छठे अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का स्थान वेलिन ले लेता है। कौन ले लेता है? वेलिन ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिंदु उत्परिवर्तन होता है। ठीक है ना? क्या होता है आपका इसमें? बिंदु उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी है यहां पे कि GAG जो है यहां पे 1 नंबर का कोडोन होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं 6 नंबर वाले कोडोन की बात कर रहा हूं, कौन सा? 6 नंबर पे। 6 नंबर पे जो कोडोन आ रहा है तो सामान्य रूप से क्या आता है? GAG होता है। कौन सा होता है? GAG होता है। ठीक है, और 1 नंबर पे आपके इसमें होता है वो GUG होता है। ठीक है, 1 नंबर पे कौन सा अमीनो अम्ल आता है? वेलिन होता है, सामान्य रूप से बता रहा हूं। और 6 पे क्या आता है आपके इसमें? ग्लूटामिक अम्ल होता है। क्या होता है? ग्लूटामिक अम्ल होता है। अब क्या हो जाएगा? ये GUG है, ये GAG है। सिकल सेल एनीमिया हुआ, सबसे पहले क्या हुआ? सिकल सेल एनीमिया हुआ। तो सिकल सेल एनीमिया में आपके इसमें क्या होता है कि ये जो GAG है 6 नंबर पे आ रहा है, इसको रिप्लेस कर जाएगा कौन? GUG। मतलब ये इधर आ रहा है, आ रहा का मतलब ये पूरा उठ के नहीं आ रहा है। 1 नंबर पे तो यही रहेगा, 1 नंबर पोजीशन ये रही, 6 नंबर ये रही, 1 पे GUG ही रहेगा, लेकिन 6 पे GAG की जगह पे क्या आ जाएगा? GUG आ गया। अब पहला कोडोन, छठा कोडोन सेम। तो पहला कोडोन GAG किसको कोड कर रहा था? वेलिन को, और छठा कर रहा था एक्चुअल में तो ग्लूटामिक अम्ल को, लेकिन बिंदु उत्परिवर्तन हुआ तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? वेलिन आ जाएगा। ठीक है, जब यहां पे वेलिन आ जाएगा तो ये आपके पास में
जो आपके पास में यहीं पे इस जगह पे क्या हुआ है, बिंदु उत्परिवर्तन हुआ है। इससे अमीनो अम्ल की पूरी क्या हो जाएगी, श्रृंखला बदल जाएगी और आरबीसी का आकार जो है वास्तविक आकार बदलकर हंसिया आकार यानी सिक्कल शेप का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। यह दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं थोड़ा बहुत कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या हो जाएगी, जो हीमोफिली सिकल सेल एनीमिया हुआ है या वाहक है, उनमें ऑक्सीजन का परिवहन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ उसकी तो डेथ भी हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रॉपरली ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा। आ रही बात समझ में, प्रॉपर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा, दैट इज वाई उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ रहे ना मेरी बात को। तो ये बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसलिए और जो सिकल सेल एनीमिया का वाहक होगा वो उसको क्या होगा कि सामान्य जो सांस फूलने वाली एक्टिविटी है वो ना करे तो वो जिंदगी भर जिंदा रह सकता है। ठीक है ना, मतलब ताउम्र कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, लेकिन ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा डिमांड हो वो काम नहीं करना होता है। ठीक है, तो अब इसकी जेनेटिक्स देखते हैं। जेनेटिक्स में क्या होता है आपके पास में, इसके लिए जो जीन जिम्मेदार होता है, जीन जो हीमोफीलिया का रहता है, हीमोग्लोबिन का रहता है, तो जीन कौन कौन से होते हैं इसमें वो देखिएगा। एक होता है समयुग्मजी जीन HBS HBS। अगर S वाला जीन आ रहा है यानी HBS और HBS आपके पास में प्रकट हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होगा। और अगर HbA और HbS आ रहा है तो ये होता है वाहक। क्या होता है, वाहक होता है सिकल सेल एनीमिया का। इसको सिकल सेल एनीमिया हुआ नहीं है, ये सिर्फ केवल वाहक है, आगे हो जाएगा अगली पीढ़ी के अंदर। और एक होता है HbA ये होता है सामान्य। क्या होता है, ये सामान्य व्यक्ति। अब अगर इसकी जेनेटिक्स के अंदर आपको सिर्फ एक ही केस में सिकल सेल एनीमिया संभव है, वो केस ये है यदि एक वाहक स्त्री का विवाह एक वाहक पुरुष के साथ में करवाया जाए। एक वाहक स्त्री का विवाह एक वाहक पुरुष के साथ में किया जाए तो सिकल सेल एनीमिक जीन आ सकता है। कैसे, ये मान लीजिए यहां पे अपन ने ले लिया वाहक पुरुष कह दीजिए इसको, और इसको कह दीजिए वाहक स्त्री। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब अगर आप इनका क्रॉस कराओगे तो पहले इसका गेमीट बनाना पड़ेगा, HbA अलग और HbS अलग। ठीक है, याद रखना। और यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, HbA अलग HbS अलग आ जाएगा। अब इसका संकरण इससे कराओगे तो क्या आएगा, HbA नॉन अफेक्टेड मतलब अप्रभावित। फिर इसका संकरण यदि आप इससे करवाओगे तो क्या आएगा, HbA HbS वाहक। ठीक है, फिर आप तीसरे नंबर पे इसका संकरण इससे कराओगे तो क्या आएगा, HbA HbS वाहक। और अंतिम चरणों में यदि आप इसका संकरण इससे कराओगे तो क्या आएगा, HbS HbS। ये आ गया प्रभावित। सिर्फ एक ही केस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, HbA 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 HbS HbA HbS और HbS HbS। ठीक है, यहां पे आपके पास में क्या चीज आ गई है, ये आपके पास में क्या है, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ये आपके पास में क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। क्या रहेगा, अप्रभावित। और ये दोनों आपके पास में क्या रहेंगे, वाहक रहेंगे। तो ऐसे केस के अंदर इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हो सकती है क्या, हो जाती है। इसलिए सिकल सेल एनीमिया वाले का अगर आपको फिनोटाइप देखना हो यानी लक्षण प्रारूप देखना हो तो 2:1 होता है, जिसमें 2 वाहक होते हैं
और एक अप्रभावित होता है, एक जिसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इस वजह से इस चीज को अपन लोग लिखते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। एक मेन खास बात आपको बता देता हूं, सिकल सेल अनीमिया जिस व्यक्ति को हुआ है उसको मलेरिया नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है मलेरिया? क्योंकि मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, जिसकी संक्रमित अवस्था स्पोरोजोइट जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, उसका भोजन होता है हीमोग्लोबिन को खाना। लेकिन यहां तो साला हीमोग्लोबिन है ही नहीं, इसको पहले से अनीमिया हुआ है, तो उसको मलेरिया का सिम्टम आ ही नहीं सकता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना इस चीज में, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन को खाता है। अब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो किसको खाएगा? तो मलेरिया तो होना नहीं है। तो ये निश्चित है कि दोषपूर्ण तरीके से बता दूं मैं आपको, सिकल सेल अनीमिया वाले में मलेरिया नहीं होता है। अंडरस्टैंड ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये आपके पास में जेनेटिक्स थी सिकल सेल अनीमिया की। कोई और केस अगर आपको डिस्कस करना हो तो आप अपने आप से कर सकते हैं, कुछ नहीं, इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा। मेन केस यही होता है, आपको एग्जाम में भी यही बना के आना होगा और यही चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। याद रखना, बिंदु उत्परिवर्तन की वजह से होता है। एक सारक में परिवर्तन आने से बिंदु उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। अब इस अध्याय की और यहां पे भी अपन बात करें तो अंतिम बीमारी की बात करते हैं अपन, फिनाइल कीटोन यूरिया। कौन सी आ जाएगी? फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। क्या आ जाएगा? फिनाइल कीटोन यूरिया। व्हाट अबाउट द फिनाइल कीटोन यूरिया? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपका, इसमें अलिंग गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। इसमें भी कौन सा इन्वॉल्व होगा? अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र संलग्न तो दो ही थी, हीमोफीलिया और वर्णांधता, वो दो बता दी मैंने आप लोगों को। ये भी क्या हो रहा है आपके इसमें? अलिंग गुणसूत्र में अप्रभावी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये ध्यान रखना आप लोग यहां पे, ठीक है। ये क्या होता है? ये उपापचयी क्रिया का विकार है बेटा, ठीक है ना। याद रखना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, जन्मजात उपापचयी क्रिया प्रभावित विकार होता है। अब इसमें कंडीशन क्या होती है? सामान्यतः हमारे शरीर में यकृत के अंदर एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। क्या नाम है? फिनाइल एलेनिन। यह अमीनो अम्ल फिनाइल एलेनिन कंटिन्यूसली टायरोसिन में परिवर्तित होता है। किसमें होता है? टायरोसिन में। तो यहां पे आपके पास में क्या होता है? सामान्य रूप से क्या होता है? फिनाइल एलेनिन जो है आपके पास में कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, वो भी किसमें? यकृत के अंदर। किसमें? यकृत के अंदर। कौन सा एंजाइम की मदद से होता है ये? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेजेज या हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कौन सा काम करता है इसको कन्वर्ट करने के लिए? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? आपके पास में टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किस एंजाइम की मदद से? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की मदद से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। किसकी मदद से हो रहा है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की मदद से कन्वर्ट हो रहा है। यह कहां पे होती है प्रक्रिया? यकृत के अंदर होती है। टायरोसिन में कन्वर्ट होना जरूरी है। टायरोसिन बहुत सारे अमीनो अम्ल दूसरों को सिंथेसाइज करता है, बहुत अत्यधिक उपापचयी क्रियाओं को चलाता भी है ये। लेकिन इस बीमारी में क्या होता है आपके पास में? ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेजेज एंजाइम एब्सेंट हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है? यहां पे इसकी कमी हो जाती है। मतलब फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर आपके पास में क्या होता है कि इसका एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। क्या लिखोगे आप लोग? फिनाइल एलेनिन
हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता है। ठीक है, अब सोचो ये अगर एंजाइम ही नहीं बना तो फिनाइल एलेनिन क्या होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, अर्थात फिनाइल एलेनिन क्या होगा, एकत्रित रहेगा। क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन क्या होता है, एकत्रित होता है। ठीक है, फिनाइल एलेनिन क्या हो जाता है, एकत्रित होता रहता है। ठीक है, ये फिनाइल एलेनिन एकत्रित होता रहता है और ये फिनाइल एलेनिन अपने व्युत्पन्न पायरुविक अम्ल में या दूसरे व्युत्पन्न में बदलता है। ठीक है, और यह पायरुविक अम्ल वह क्या होता है, उसके व्युत्पन्न में परिवर्तित होता रहता है। क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, यह बात आपको यहां पे दिमाग में रखनी पड़ेगी। इसका जब फिनाइल एलेनिन इकट्ठा हो जाता है तो लक्षण क्या होते हैं इसके अंदर आपके पास में, यह फिनाइल एलेनिन के एकत्रीकरण से मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, लक्षण क्या आ जाएंगे, लक्षण आ जाएंगे, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। क्या होता है, पहला लक्षण आ गया, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, किसके, फिनाइल एलेनिन के एकत्रीकरण से। ठीक है, अब जिससे क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आ सकती है। पीड़ित व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आ सकती है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति में मानसिक दुर्बलता आ सकती है। और क्या होता है, किडनी के द्वारा कम अवशोषण होने के कारण यह मूत्र के साथ भी क्या होता है, उत्सर्जित होता रहता है। किडनी के द्वारा कम अवशोषण, मतलब अवशोषित करती नहीं किडनी इसको, अवशोषण के कारण मूत्र के साथ भी उत्सर्जित होता रहता है। ठीक है, ये आपको यहां पे दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये क्या होता है, किडनी के द्वारा कम अवशोषण होने के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित भी होता रहता है। तो ये आपके पास में कौन सी बीमारी थी, फिनाइल कीटोन यूरिया। स्टूडेंट्स, वीडियो के इस भाग में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 36 कंप्लीट कर दिया है, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। और अकॉर्डिंग टू द न्यू आरबीएससी सिलेबस वर्ष 2020-21 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जेनेटिक्स की इकाई भी हमारे पास में क्या होगी, समाप्त होगी। वैसे एक अध्याय और होता था उत्परिवर्तन, लेकिन उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इस वजह से हमने उसको यहाँ पे अभी नहीं लिया है। समझ रहे ना। इन माय नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मेरे वीडियो में, इसके अगले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में, और फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन ऑफ वीडियो में आपके पास में ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर को स्टार्ट करने जाऊंगा। ऑलराइट ना स्टूडेंट्स, तो यहां तक ही रखते हैं। याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया, हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इनमें ढेरों क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।